पीएम मोदी ने बिहार को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने औरंगाबाद में देश के दूसरे सबसे बड़े बिजली घर का शिलान्यास किया। यह शिलान्यास उन्होंने रोहतास के विक्रमगंज में आयोजित एक कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से किया। इस परियोजना से बिहार में बिजली उत्पादन बढ़ेगा और औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इस बिजली घर के बनने से औरंगाबाद जिले का नवीनगर भारत का दूसरा सबसे बड़ा बिजली उत्पादक बन जाएगा। यह बिजली घर औरंगाबाद के नवीनगर में बनेगा। इसे नवीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन का स्टेज 2 कहा जा रहा है। इसकी क्षमता 2400 मेगावाट होगी। देखिए, नया संस्थान बन रहा है, उसमें क्षमता बढ़ेगी और काम करने वाले लोगों के लिए, जो हमारे कारीगर हैं या जो उसके साथी हैं, उनको संख्या बढ़ेगी। उसके साथ में आसपास के लोगों के लिए रोजगार भी बढ़ेगा। बिल्कुल, आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने हमारे स्टेज 2 का शिलान्यास किया है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि इसके साथ ही हमारा जो स्टेज 2 आएगा, ये स्टेज 2 जो है, इस स्टेशन को पूरे देश का सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी बेस्ड जो पावर स्टेशन होगा, सबसे बड़ा स्टेशन होगा। और ये इस पावर स्टेशन जो भी ऊर्जा जनित होगी, वो पूरे प्रदेश को और पूरे देश को औद्योगिक विकास में सहायक होगा। देखिए, नया संस्थान बन रहा है, उसमें क्षमता बढ़ेगी और काम करने वाले लोगों के लिए, जो हमारे कारीगर हैं या जो उसके साथी हैं, उनको संख्या बढ़ेगी। उसके साथ में आसपास के लोगों के लिए रोजगार भी बढ़ेगा। बिल्कुल, आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने हमारे स्टेज 2 का शिलान्यास किया है। ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि इसके साथ ही हमारा जो स्टेज 2 आएगा, ये स्टेज 2 जो है, इस स्टेशन को पूरे देश का सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी बेस्ड पावर। प्रधानमंत्री के बिहार दौरे पर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, जिस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि एक बार पीएम का भाषण विपक्ष के लोग सुन लें तो उन्हें पता चलेगा कि पीएम की तरफ से क्या क्या काम किया गया है। जब से बिहार में डबल इंजन की सरकार आई है, हजारों करोड़ की योजनाएं अलग अलग सेक्टर्स में दी गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। हमारी पार्टी की तरफ से कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। एक बार मेरे प्रधानमंत्री का भाषण वो लोग सुन लें। जितना ध्यान ये लोग हमारे प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करने में लगाते हैं, एक बार अगर उनके भाषण को वो सुन ले तो उनको पता चलेगा कि मेरे प्रधानमंत्री के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए हैं। आज का उनका पूरा भाषण सिर्फ और सिर्फ विकास और डेवलपमेंट पर ही आधारित था कि हमारी सरकारों ने पिछले 11 साल में क्या किया है, केंद्र की सरकार। और जब से बिहार में डबल इंजन की सरकार आई है, दरभंगा में एक और एम्स खोलने से लेके पटना के नए एयरपोर्ट टर्मिनल के उद्घाटन तक और हजारों करोड़ की योजनाएं अलग अलग सेक्टर में, आज भी लगभग 50,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है। तो विपक्ष जितना समय भ्रमित करने और गुमराह करने में लगाता है, उतना समय अगर मेरे प्रधानमंत्री की बातों को ढंग से सुन ले तो उनको भी पता चलेगा कि बिहार में क्या नहीं था और अब क्या आ रहा। भाकपा माले जिला कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए आरा सांसद सुदामा प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंदूर ऑपरेशन के बहाने देश की महिलाओं के साथ खिलवाड़ कर सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी पर बने रहने की इच्छा को जताया है, जबकि पहलगाम समेत देश की न जाने कितनी महिलाओं के सिंदूर उजड़ गए, लेकिन उन्हें कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि भाकपा माले 9 जून से 1 माह तक बीजेपी के घर घर बांटो सिंदूर को लेकर भंडाफोड़ अभियान चलाएगी और इस दौरान गांव गांव महिलाओं की बैठक कर उनके असली चेहरे को बेनकाब करेगी। समझे कि जिन बहनों का सिंदूर उजड़ गया हमला में, उन महिलाओं से जाकर के हम मिले, लेकिन ये नहीं मिले। ये नाटक कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम महिलाओं को सिंदूर बांट रहे हैं। और जो हमको कहना है कि जो सनातन का जो हिमायती है, जो हिंदू राष्ट्र का जो दावा करते हैं, वो कहाँ आज चुप है। ये हिंदुओं में ऐसा कहाँ होता है। हमारे कॉमरेडों ने कहा कि ये सिंदूर पति देते हैं, उनके ससुराल से आता है, सिंदूरा में आता है। तो क्या मान लिया जाए कि पूरे देश के पति बन के बैठेंगे मोदी जी? हम लोगों ने देखा जब अमेरिका से माने घुसपैठ के नाम पर कि घुसपैठियों को हम बाहर कर रहे हैं, अवैध रूप से लोग रह रहे थे, कितना बेइज्जत करके वहाँ से उनको भेजा गया।
एक छोटा देश कोलंबिया जो है वहाँ के राष्ट्रपति ने कहा कि नहीं, हम अमेरिकी विमान को यहाँ नहीं उतरने देंगे, हम अपने नागरिकों को लाएंगे, और सम्मानजनक ढंग से उनको वापस लाया गया और खुद राष्ट्रपति जो थे वहाँ पर अपने नागरिकों का स्वागत किए कि यहाँ रोजी रोजगार का प्रबंध किया जाएगा। और एक ये लोग हैं जो माने हमारे नागरिकों को माने कमर में जंजीर डाल करके, पाँव में बेड़ी डाल करके, हाथ में हथकड़ी डाल करके भेजा गया, जानवरों की तरह। कोई शर्मिंदगी का भाव नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, बल्कि ये कह रहे हैं कि वो लोग अपराधी थे, इसीलिए वहाँ का जो कानून है उसके हिसाब से किया गया। तो हम तो यही कहेंगे कि गांव-गांव में जहाँ भी ये लोग जाएं, माने सिंदूर लेकर के, ये हमारी महिलाओं का अपमान है। बीजेपी में लंबे वक्त से कार्यरत और समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता हरजीत सिंह ने कड़ा विरोध जताया है। अल्पसंख्यक आयोग में पदों के बंटवारे को लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पुराने और समर्पित कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर अपने लोगों को रेवड़ी की तरह पद बांटे जा रहे हैं। हरजीत सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कई ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जिन्होंने सिख समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी बीजेपी के लिए निष्ठा से काम किया है, बावजूद इसके उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया है, जो कि पार्टी के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अनदेखी पुराने कार्यकर्ताओं में गहरी निराशा पैदा कर रही है, जिससे पार्टी की जमीनी पकड़ कमजोर हो सकती है। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट किया कि जिन अधिकारियों को अन्य पदों पर नियुक्त किया गया है उससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उनको ये पूरी तरह से दिशाहीन है, उनको ये समझना चाहिए। पुराने जो कार्यकर्ता उनको संज्ञान में लेना चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो जो पुराने लोग हैं उनसे आप उनके बीच में बैठे उनसे जानकारी प्राप्त कीजिए। हो सकता है आपको जानकारी की अभाव हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो बहुत लोग उसकी छाया लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन उसमें आपको देखना है, जब जो गार्जियन है उनको देखना है कि जिन लोगों ने इस पेड़ को सींचा है तो छाया का आनंद पहले उसको लेने दें। तो ये आपको सोचना चाहिए। उनको ये पूरी तरह से दिशाहीन है, उनको ये समझना चाहिए। पुराने जो कार्यकर्ता उनको संज्ञान में लेना चाहिए। अगर आप नहीं जानते हैं तो जो पुराने लोग हैं उनसे आप उनके बीच में बैठे उनसे जानकारी प्राप्त कीजिए। हो सकता है आपको जानकारी की अभाव हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी जब पेड़ बड़ा हो जाता है तो बहुत लोग उसकी छाया लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन उसमें आपको देखना है, जब जो गार्जियन है उनको देखना है कि जिन लोगों ने इस पेड़ को सींचा है तो छाया का आनंद पहले उसको लेने दें। तो ये आपको सोचना चाहिए। पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। इस कार्यक्रम में एनएमसीएच के अधीक्षक डॉक्टर रश्मि प्रसाद, प्राचार्य उषा कुमारी, डॉक्टर मोतीलाल दास समेत अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान सीपीआर के महत्व को रेखांकित किया गया और बताया गया कि ट्रेनिंग सेंटर आम लोगों के जीवन को बचाने में बेहद कारगर साबित हो सकता है। वहीं अस्पताल की प्राचार्य डॉक्टर उषा कुमारी ने बताया कि ट्रेनिंग सेंटर आम नागरिकों, मेडिकल स्टाफ, ट्रैवलर्स और इमरजेंसी वर्कर्स के लिए एक बड़ी सुविधा होगा। हमारे यहाँ एनएमसी के गाइडलाइन की तरह अकॉर्डिंगली ही पढ़ाई होती है और हम लोग उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। उसी क्रम में आज एसीएलएस और बीएलएस की ट्रेनिंग कराई गई, जिसमें त्रिची से 2 डॉक्टर आए थे। डॉक्टर आए हुए हैं, डॉक्टर श्रीनिवास राव और डॉक्टर आलोक, और इन लोग और यहाँ के जो लोकल फैकल्टी है वो लोग मिल करके ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, जो 2 दिनों की ट्रेनिंग है। पहले हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं थी। पहला ट्रेनिंग हम लोगों ने आईएमए में कराया था और अभी इस बार पहली बार हम लोग इसकी लैब में करा रहे हैं। और ट्रेनिंग का पर्पस सिर्फ डॉक्टर तक ही सीमित नहीं रखना है। ये ट्रेनिंग हम चाहते हैं कि एक एक पब्लिक को मालूम हो, जो रोड पे चल रहे हैं, जो फ्लाइट पे चल रहे हैं, जो बस पे चल रहे हैं, कहीं भी हो, अगर उनको ये मालूम हो कि कैसे सीपीआर देते हैं तो शायद हम लोग कुछ लाइव्स को बचा सकते हैं। बेसिक लाइफ सपोर्ट का ये है, बच्चों को मैंडेटरी है करना, एनएमसी के रूल के हिसाब से इनके ट्रेनिंग पीरियड में करना है, और एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। इससे ये जो है ना, इनकम सर्विस में भी इनको इसका मैंडेटरी है करना जॉब में। हमारे यहाँ एनएमसी के गाइडलाइन की तरह अकॉर्डिंगली ही पढ़ाई होती है और हम लोग उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। उसी क्रम में आज एसीएलएस और बीएलएस की ट्रेनिंग कराई गई, जिसमें
मोतिहारी के सुगौली के कैथवलिया के समीप सिकरहना नदी में स्नान करने के दौरान 3 बच्चे डूब गए, जिसमें एक बच्ची सुरक्षित बाहर निकाली जा सकी, लेकिन 2 बच्चियों की मौत हो गई। एक बच्ची का शव बरामद कर लिया गया है, वहीं तीसरी की तलाश जारी है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि कुछ बच्चे सिकरहना नदी में नहाने गए थे, जिसमें 3 बच्चे गहरे पानी में चले गए, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। घटना को लेकर पूरे इलाके में मातम का माहौल है। मैंने कहा है गलत नहाने के लिए।